मजदूर बन टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सब लोग इनको बड़ी भांति जानते हो, राजू मिश्रा जी। राजू मिश्रा जी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए एक बैंक लोन को लेकर कि इन्होंने बैंक के साथ लोन को लेकर कुछ सवाल जवाब किए, जिन सवालों के जवाब इनका कहना है कि बैंक नहीं दे पाया और बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। उसके बाद इन्होंने ताला तोड़कर अपना कब्जा जो है वो वापस ले लिया। उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी हुई। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज इनसे जानते हैं कि पूरा मामला एक्चुअल में है क्या क्या खेल है जिसको आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी मिश्रा जी, नमस्कार। सबसे पहले तो रामगढ़िया साहब, आपके मजदूर टीवी वाले दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप हमें कवर करने के लिए आए, हमारा सौभाग्य है और आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, क्या पूरा मामला है जो सरल भाषा में हमारे भाइयों को समझ में आएगी? जी, मेरा मामला ये है कि हमने एक लोन लिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जी, सर्कुलर रोड सिरसा से जी। तो काफी टाइम तक तो मैं लोन भरते रहा, उसकी रीपेमेंट करते रहा जैसे आम आदमी करते हैं। लगभग 36 लाख रुपए हमने पे भी कर दिया था जी। और उसके बाद भी हमें एनपीए करके हमारा कुर्क कर दिया था। उसके बाद हमने सर्च शुरू किया, सारी चीज निकाला, जनता सरकार मोर्चा और हम मिलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी जी। तो आपके प्रॉपर्टी को भी सील किया था बैंक ने, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, बैंक ने प्रॉपर्टी मेरी सील कर दी थी, जिसको कुर्की कहते हैं आम भाषा में, किया हुआ था। मैंने उनको एक अपना आवेदन लगाया जो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से हमें मिले कुछ दस्तावेज, तो उसके आधार पे हमने लगाया। उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया, न बैंक ने दिया, न डीसी सिरसा ने दिया, न एसपी सिरसा ने दिया, न तहसीलदार ने दिया, न थानेदार ने दिया, न कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। आफ्टर ऑल मैंने क्या किया, जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, कार्रवाई नहीं की, तो मैंने ताला तोड़ दिया जी। और ताला तोड़ने के बाद 3 दिन बाद मेरे पास वही बैंकों का प्रेशर पड़ा, पुलिस के ऊपर मुझे उठा के ले गए थाने ले जाने के बाद हाथों हाथ एक छोटा सा पर्चा किए और मुझे जमानत मिल गई थाने से ही। मैं अपना फैक्ट्री चला रहा हूँ जी। तो आप जो लोगों को कह रहे हो भी हमारे 1 रुपए की वैल्यू जो है वो 5,000 के करीब है, जो 0.777 मिलीग्राम सोने वाला खेल है, वो क्या है, वो सरल भाषा में समझाए जी। ऐसा है कि पहले जो होता था ना, 1770 के आसपास जब शेरशाह सूरी था ना, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। अब तो नहीं, लेकिन आज भी अगर हमारा रोल ये जो है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं, जिसको मान ले, तो हमारा देश सोने की चिड़िया था और है और रहेगा। क्योंकि हमारी जो मुद्रा, हमारी जो रुपया है, रुपया चांदी और सोने का सिक्का, ये रुपया नहीं है जो हम कागज के नोट लेके फिर रहे हैं, ये रुपया नहीं है, ये एक पर्ची है, रसीद है। तो पहले क्या था, सुनार लोग जो है वो सोना रख करके पर्ची बना के दे देते थे कि जाओ फला दुकान से ले लो, वो पर्ची वाला आएगा तो हम उसको सोना दे देंगे। यानी लोग वजन उठा के ले जाने की वजह से उसको एक जगह पे रिस्टोर कर देते थे, बंदे को दे दिए थे तो वो लिख के दे देता था। अब वो धीरे धीरे वो उसका मोटिवेशन होते गया, मोटिफिकेशन होते गया, धीरे धीरे करके आज जो हमें मिला हुआ ये नकली करेंसी, प्रोमिसरी नोट, हम इसी को नोट समझे बैठे हैं, जबकि उसके बदले हमारे बुजुर्गों का सोना जमा है ना जी। तो वो हम चाहते हैं। और इसमें क्या है कि 1 रुपए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा कानून कर रहा है, एक्ट कर रहा है। कोई पेपर करेंसी एक्ट 1882 में बना और आईपीसी जो है 1860 में बना। तो अब यहाँ पे खेल समझना पड़ेगा आपको कि 1882 और 1860 में 22 साल का डिफरेंस है जी। यानी पहले पुलिस बनी है, उसके बाद आरबीआई का पेपर करेंसी एक्ट बना है जी। जब लोग बीच में करप्ट हुए तब पुलिस का इंटरफेयर हुआ इसमें जी। अब क्या हुआ कि 1 रुपया, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत सरकार की औकात सिर्फ 1 रुपए है। 1 रुपए से अधिक वो नोट छाप ही नहीं सकती, और 2 रुपए से लेकर के 2000 जितने तक के मर्जी नोट छापे वो आरबीआई छापती है जी। तो उसका जो है 1 रुपए का जो वैल्यू है, अगर हम बाजार में जाते हैं तो 1 रुपए का जो हमारा रुपए है, मानक स्टैंडर्ड नहीं चेंज किया जाता। 1 रुपए का मतलब होता है एक चांदी का सिक्का जिसका वजन होता है 11.64 ग्राम जी। वो चांदी का सिक्का होता है जी। तो अगर हम जाते हैं, आज हम अगर 1 रुपए लेके किसी सुनार की दुकान पे जाएं और कहें कि आप मुझे चांदी दे दो, तो वो मेरे को बाहर निकाल देगा, मजाक करेगा आपको क्या, जबकि मैं राइट हूँ कानून के हिसाब से, सही है। और उसी कानून में लिखा है कि 15 चांदी का सिक्का देंगे तो हमें 1 सोने का सिक्का मिलेगा जिसका वजन है 11.64 ग्राम, 1 तोला
जी। तो अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 11.64 से तो 0.777 मिलीग्राम सोना होता है। जी। और अगर 0.777 मिलीग्राम सोना को हम आज के गोल्ड रेट से उसको कैलकुलेट करते हैं तो 4,817 रुपए बनते हैं, यानी 1 रुपए बराबर 4,817 के। जी। तुम्हारा दावा कहाँ गलत है? जी, तो इसका मतलब ये जो नोट है, आपके कहने का मतलब हवा में छापे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बैंक जो है डिजिट का खेल खेल रहा है, वो इसलिए खेल रहा है, आपको सामने है पर्दे पे पीछे क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं बलकार जी। जी। क्योंकि आम आदमी तो अपना 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए लोन लिया, वो उसी में लोन समझे बैठा है, सारी उम्र वो कमा कमा किस देता है, लेकिन वो उतरता नहीं है। जी। अब आप ये बताइए, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लेके रुपए भाग गए, ये तो किसी के यहाँ से ही होंगे, किसी तिजोरी से। आप तो छापे नहीं है ना, बिल्कुल। लिए तो बैंक से ही है ना वो। आखिर वो बैंक ने कैसे उसको रिकवर किया? जी। अगर वो अभी जी टीवी वाले का चंद्रा का, सुभाष चंद्रा जी का 6,000 करोड़ रुपए वो राइट ऑफ हो गया, वो भी तो पैसे ही होंगे, लेकिन वो पैसे कवर कहाँ से हुए? ये डिजिट में छाप देते हैं। खाता खोला फटाफट, ले भाई बलकार जी आप लोन लेने आए हो ना, आपका खाता खोला, अप्रूवल डाला हुआ है जी, अभी आ जाएगा अप्रूवल, आपको कल डिस्पर्स कर देंगे। डिस्पर्स क्या करते हैं? डिजिट करते हैं। आप कभी भी स्टेटमेंट निकाल के देखना, उसमें ट्रांसफर टू नहीं आएगा, ओनली आएगा ब्रॉट, आगे लिखा आ जाएगा वो डिजिट, और उसी को हम आप रुपए समझे बैठे। और यही खेल है। अभी मेरे सामने वो भाई बैठा हुआ है, और मैं एक बार कहूँगा, एक बार सामने आ जाओ, कैमरे सामने आ जाओ आप। ये भाई बता रहा है कि रात को 10-10 बजे रात को लोन देती है बैंक। बताइए हमें कि आखिर 10 बजे रात को कौन सा बैंक खुला रहता है? आप मुझे ये बताइए। आज के टाइम पे आप एटीएम के लिए घूमोगे ना साहब, तो एटीएम भी 10 बजे रात को नहीं खुला रहता है। हाँ, बड़े शहरों में छोड़ दो, ऐसे सिरसा जैसे शहर में तो आपको 10 बजे रात को एटीएम भी नहीं मिलेगा, और 10 बजे रात को लोन दे रहे हैं बैंक वाले। तो ये जो खेल है, ये आम भारतीय जो हमारे देश के आम नागरिक हैं, उनको कैसे समझाएंगे? हम कैसे समझा पाएंगे भी आपके साथ धोखा हो रहा है? जी, उनको खुद को समझना पड़ेगा, और उनको समझाने के लिए जनता सरकार मोर्चा हम प्रयत्नशील हैं, और हमारे पास डेली 10-20 आदमी आके मिलते हैं। अगर किसी भाई ने, हमारा ये दावा है, अगर किसी भाई ने लोन लिया है और उसने एक किस्त, सिंगल एक किस्त भर दी है, तो वो उल्टा पैसा बैंक से मांगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कह रहा है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोर्ट से लड़ाई लड़ना होगा, कोर्ट से ही फैसला होगा, कोर्ट में ही जजमेंट मिलेगा आपको। और आप कहीं भी जाओ, थाना कचहरी में, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो मॉनिटरिंग हो रही है ना, पूरी सिस्टम ही चला रहा है। आज बैंकिंग व्यवस्था ही चला रहा है सारा सिस्टम है। किसी पास चले जाओ, एप्लीकेशन लेके चले जाओ, एक नॉर्मल एप्लीकेशन लेके बैंक मैनेजर के खिलाफ चले जाओ थाने में, पर्चा नहीं दर्ज होगा, और वही एक फोन कर देगा वहां से बैंक से कि ये आदमी मेरे साथ अभद्रता कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, पुलिस वाले आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, डंडे भी मारेंगे, आपके ऊपर पर्चा भी दर्ज करेंगे, हालात में ठोक देंगे। यानी एक देश में 2 कानून चल रहा है जी। तो अब जो लेडीज लोन का जो फंडा है, बहुत सारे केस मैंने भी देखे, मेरे पास भी आए हैं, मैंने भी हल करवाए हैं। उनको लोन दिया जाता है, एक लोन दे दिए 40-50 हजार का, फिर दूसरी कंपनी वाला उसको जाकर बता देता है, फिर दूसरी कंपनी वाले ग्रुप बना देते हैं, दूसरी कंपनी वाले लोन दे देते हैं, फिर तीसरी वाले लोन दे देते हैं, 4-4, 5-5 लोन उनको दे देते हैं जी। जबकि लोन देने का एक पैमाना होता है, उसकी इनकम को वेरीफाई किया जाता है, उसकी कंडीशन को, वो कितने पैसे अपना खर्च करने के बाद कितने पैसे किस्त पे कर पाएगा जी। तो उस टाइम ये लोग क्यों नहीं देखते भी ये मजदूर है, कितनी किस्त दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? 4-4, 5-5 लोन दे रखे हैं, 4 लोन तो इसी भाई के नाम से जिसको अपने दिखाया है। अब इसकी मान को चलो, ये 500 रुपए दिहाड़ी भी कमाए तो भी 15,000 ही कमाएगा ना। पहली बात तो 15 हर 30 दिहाड़ी इसकी लगेगी नहीं। मान लो 20-22 दिन इसके लगते हैं तो 10,000 रुपए कमाता है, 10,000 में 4 लोन की किस्त 2-2 हजार की, कैसे भर पाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? एक कंपनियां धड़ाधड़ लोन दे रही हैं, ऐसा क्यों है? मतलब औरतों के प्रति कुछ साजिश है, ये क्या नजर आता है आपको? जी, ये जो ग्रुप लोन दिया जा रहा है ना, इसका एक आपको बताऊं कि कुछ तो इनके 2 फंडे हैं। पहला फंडा है कि ये किसी न किसी तरीके से उनको, औरतों को अपने जाल में फंसाते हैं। दूसरा क्या, मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि जो मतलब बोलने में भी शर्म आती है कि ये पहले तो कुछ दिन तो किस्त लेते हैं, कुछ दिन स्टार्टिंग में पैसे रहते हैं तो वो आदमी दे देता है, कभी इधर से पकड़ के दे दिया, कभी उधर से पकड़ के दे दिया, यानी उनका उतारने के लिए अपने आस पड़ोस से और कर्जदार बन जाता है। एक लोन उतारने के लिए पहले तो 1-2 कंपनियों के चक्कर में फंस गया, उसके बाद आस पड़ोस से ले लेता है पैसा, वो उनको किस्त देने के लिए कि किस्त देना है जी, 4 दिन बाद आए। अब वो बंदा इतना पजल हो जाता है कि एक लेडीज के ऊपर 20-20 कर्ज हो गए, 4-5 तो कंपनियों को हो गए,
और उतना ही वो अड़ोसी पड़ोसी से लेके दे दिया। अब आखिर उनके पास नहीं होगा तो पता है क्या होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी केस आए हैं बलकार जी, आप जान करके हैरान हो जाओगे कि ये जो रिकवरी वाले आते हैं आजकल, नए नए नौजवान छोरे रखे हुए हैं, वो अपना बढ़िया आए कपड़े कुपड़े पा के कुत्ते वाला पट्टा गले में बांध लिए और आगे आईडी कार्ड डाल दो। उनको कोई राइट नहीं है, कोई कानून ही नहीं कहता उनको। ये जितने हैं सूदखोरी है, ये सीधा सीधा सूदखोरी है। जैसे पहले लोग शोषण करते थे, उनका शोषण करने के लिए, और यहाँ तक कह देते हैं कि आपसे किस्त तो नहीं उतरना है, आप मेरे साथ रातें गुजार लो। ऐसे भी केस आए हैं, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं लाके खड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो चलो मैं नाम वगैरह नहीं बता सकता क्योंकि महिला की प्राइवेसी होती है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो हमारी भी बहू बेटी ही है। तो ऐसे ऐसे भी केस आए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का एक तरीका है। अगर देखिए आपको बताऊं, सिंपल सी ये बात है, अगर मैं ये चाहूं कि आप हमारे गुलाम रहो तो आपको हर सुख सुविधाओं से वो करूं, या तो उतना मैं सुख सुविधा दे दूं और या कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे बगैर आपका कोई काम नहीं। दो ही चीज है। तो ये क्या करते हैं कि आदमी को मतलब शोषण तौर पे मार दे रहे हैं। क्यों? हमें किस्त भरना है, हमारे पास पैसे नहीं है, 8 बजे सुबह आके घर पे बैठ जाते हैं। ये अड़ोसी पड़ोसी से लेके आया, 2 बार 4 बार पड़ोसी देगा, 5वीं बार तो देगा नहीं। उनका शोषण खत्म हो गया। शोषण खत्म हो गया तो फिर क्या रह गया उनके पल्ले? कुछ नहीं रह गया भाई। जब एक पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो रामगढ़िया साहब तो आप तो रानिया से तो सिरसा आकर के मदद करोगे नहीं ना। बिल्कुल। जब तक आप आओगे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पड़ोस को छोड़ते हैं जी, आस पड़ोस का जो है उनको आपस में डिस्प्यूट कराते हैं इसी लोन के साजिश में, जो ग्रुप लोन है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखो 7 से 8 घंटे प्रतिदिन हर मजदूर काम करता है। 7 से 8 घंटे काम करने के बाद वो अपने बच्चों को अच्छा इलाज नहीं दे सकता, अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, अच्छा स्कूल नहीं दे सकता। उसके अलावा उसको घर चलाने के लिए ऐसे छोटे छोटे लोन उठाने पड़ रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हो? देखिए इसके लिए कुछ हद तक तो सरकार है, कुछ हद तक, ये नहीं कह रहे हैं कि सारा सरकार है, कुछ हद तक सरकार है जो इनके ऊपर नकेल नहीं डालती। और उससे ज्यादा खुद महिलाएं क्यों हैं? 60% महिलाएं तो अपने घर वाले को बताती ही नहीं कि हमारा ग्रुप लोन है, बताती ही नहीं है जी। वो क्या करेंगी, यहाँ ले आओ जी, ये है वो है, ऐसा है वैसे कर लेती है। और जब मामला संभलता नहीं तब घर वालों को पता लगता है। ये कहानी हो गई है। तो इस पे भी जो एनबीएफसी कंपनी के नाम पे, एक्चुअली ये एनबीएफसी कंपनी नहीं, अपने आप को एनबीएफसी कहते हैं, लेकिन ये होती है फाइनेंस कंपनियां। और कुछ तो ऐसे भी हैं इन फाइनेंस कंपनियों के आड़ में ना साहूकार जो सेठ लोग होते हैं, धनी, जिसको धनाढ़ बोलते हैं या आप पूंजीवाद वाले कहते हैं, धरना सेठ है, वो क्या करते हैं कि उनके पास पैसे हैं, वो किसी को दे दिए, ले भाई तू 75 पैसे पे मेरे से पैसे लेके जा, 75 पैसे ब्याज देना तूने मुझे और कुछ नहीं देना। बहुत है मंडी में। मंडी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना कि वो आम आदमी के पैसे ले लेते हैं, पैसे ले करके पैसे को उनका दलाल होता है, वो क्या करता है कि रेडी वाले हो गए, पटड़ी वाले हो गए, ग्रुप लोन हो गया, ऐसा दे दिया। अब वो तो कमा रहे हैं 10-10 रुपए। और आपको जान के हैरानी होगी ये जो ग्रुप लोन वाला है और रेडी पटड़ी वाला है, ये भाई साहब 50% तक ब्याज पे जाता है। 50% तक कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। अच्छा। और वो क्या करते हैं कि वो आगे तो उनको 75 पैसे ही देना है ना। ये सरेआम लूट है आम आदमी को। और सुनने में तो एक और बात भी आती है, कोई मान लो ब्याज पर पैसा देता है तो वो कोर्ट में केस करता है जी मैंने ब्याज पर पैसा दिया था, तो वहां पे कोर्ट कहता है कि आपको ब्याज नहीं मिलेगा, मूल मिलेगा। तो ब्याज दिलवाने के हक में तो कोर्ट भी कई बार नहीं होता जी। तो इनको ब्याज दिलवाने के हक में कौन उतर आया है ऐसा? तो भाई इनके पास कोई राइट ही नहीं है। आप अपने आप को जब सरेंडर कर रहे हो तो आपका शोषण हो रहा है। वो शोषण भी कई तरीके से होता है। शोषण ये जरूरी नहीं है कि आपका पैसे से ही हो शोषण है। शोषण करने का भी, आदमी का शोषण करना है तो आदमी को, देखिए आदमी को 3 तरीके से शोषण किया जा सकता है। पहला, उसका आर्थिक स्थिति को नब्ज टटोलो कि वो आदमी कहाँ कमजोर है, उसको पकड़ लो। जब हम आपकी वो नब्ज पकड़ लेंगे ना तो हम यही चाहेंगे कि आप कितने टाइम तक मेरे गुलाम रह सकते हो, आप मेरे गुलाम रहो, पहला। दूसरा हो गया सामाजिक शोषण। क्या होता है कि जब अड़ोस पड़ोस में हम कर्जदार हो गए, अब मैंने आपसे 10 रुपए ले लिया, भाई आपको 1 घंटे बाद दूंगा। अब 1 घंटे बाद नहीं दिया मैंने, 3 दिन बाद दिया आपको, फिर दोबारा मैं 100 रुपए मांगूंगा तो क्या आप मुझे दे दोगे? कोई नहीं देगा। हो गया, यानी बॉन्ड हो गए, आप व्यवहार के कच्चे हो गए, आपको कोई देगा नहीं। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा हो गया रोटी कपड़ा और मकान। इसमें क्या है कि बैंकों ने ये जो माया जाल रच करके लोगों को कर्ज दे करके, कुर्की करके, ये करके वो करके कर रहे हैं, तो आदमी क्या करे आप बताइए? आने वाले, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी टाइम पे उनकी आपकी अच्छी शोरूम होती थी, अच्छे दुकान चलते थे, लेकिन वो बैंकों ने क्या किया, कुर्की कर लिए। कुर्की करने के बाद अब
जाए कहाँ जाए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस मुश्किल से निकाला कैसे जा सकता है, कैसे हम निकल सकते हैं जागरूकता के से, जहाँ हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा इस जाल से निकलने के लिए? जी, इसके लिए एक तो हमें सबसे पहले कि हमें आस पड़ोस में अपने आप को बना के रखना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। और हम जो है जनता सरकार मोर्चा हमारी एक संस्था है, हमें कोई वोट और नोट की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ सपोर्ट लेके चल रहे हैं। और इसकी आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़ना होगा, आपकी लड़ाई मैं लड़ने नहीं आऊँगा। हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पेपर सब उपलब्ध करा सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। अब छोटे लोन वाले की समस्या आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि वो 10-20 हज़ार रुपए लेके आते हैं। लड़ाई ये पूरी कानूनी है, ये कानूनी लड़ाई है, कोई अवैध तरीके से नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, कानूनी लड़ाई है। अब 10-20 हज़ार वाले जो है वो बेचारे अब वकील के पास जाएंगे, 25-30 हज़ार रुपए ले लेगा, छोटा से छोटा वकील ले लेगा, तो कैसे फाइट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कई हमारे पास ग्रुप्स वाले आए, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो, 3-4 ग्रुप इकट्ठे हो जाओ, ताकि आप वकील भी अच्छा कर लो, लड़ाई भी लड़ लो और पैसे भी उल्टा लो। पैसे उल्टा देना पड़ेगा क्योंकि आपको नकली मिले हैं, असली रकम तो मिले नहीं है। और आप कितने दे दिए हो उसका भी तो हम लेंगे ना, जो हमने पैसे दिए हुए हैं वो तो हम भी वापस लेंगे। पहले तो हमें वो जवाब तो दे, कोई बैंक NBFC ये तो दे बताए मुझे कि असली रुपए दे रहा है कि नकली दे रहा है, पहले तो हमें यही नहीं पता है। आज तक बैंक ने जवाब नहीं दिया इस बारे में। साहब आप वह बैंक की बात कर रहे हो, मैंने RBI तक से जवाब मांगा, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया कि असली दिया कि नकली दिया। वो कुछ कहते ही नहीं है, एकदम जैसे शांत बैठ गए हैं कि मतलब ये यहाँ तक पोजीशन आ गई है कि राजू मिश्रा का लोन जैसे उनके उसमें क्या कहते हैं बट्टे खाते में पड़ा हो, वो जानते ही नहीं राजू मिश्रा को। अच्छा, ये सिचुएशन हो गई है। जवाब तो देना, मैं तो रोज रिमाइंडर देता हूँ। अभी कल मैंने भेजा हुआ लेटर भेजा है उनको, वो अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। तो अभी हमें पता चला था कल परसों आप भेड़ बकरी लेके चले गए थे DC ऑफिस कार्यालय में, तब क्या रहा? हाँ जी, ऐसा है कि इंसान हर आदमी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे गरीब मजदूर आदमी जी। और इस समय किसान को खेती में काम है, उनके कनक के पानी लगाना है, डाई यूरिया पोटाश डालना है, ये सारी चीजें डालना है। कामगार आदमी दिहाड़ी पे जाएगा, नहीं तो शाम को रोटी क्या खाएगा। और सरकार तो हमें भेड़ बकरी बना रखी है ना, आखिर हमारी सुनवाई नहीं होती, हम भेड़ बकरी हैं। चाहे 1 डंडे मार लो, चाहे 10 डंडे मार लो, कौन सुनने वाला है जी। तो हमने 500 भेड़ बकरियां इकट्ठा किया था, लेके जा रहे थे DC साहब के पास। शासन प्रशासन के अधिकारी आकर के उन्होंने हमें रोका, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया मुझे कि हाँ 15 दिन में आपकी कार्रवाई होगा। अब 22 तारीख तक तो मैं वेट करूंगा क्योंकि मैंने अपना ज्ञापन रख दिया और उसमें मैंने यही मांग किया है उस ज्ञापन में कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है, सिरसा का पूरा सरफेसी एक्ट की कार्रवाई रोकी जाए। क्योंकि आज तो मैं अकेला लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मतलब इन द सेंस मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग जुड़े हुए और लाखों की संख्या में जुड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे इंडिया से 70 लाख लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मैंने अलग अलग स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप बनाया हुआ है। सबको मिलता हूँ मैं, सब आते हैं मेरे पास डेली, सुबह शाम तक बंदे आते हैं मुझे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकार ये हमारी कार्रवाई नहीं कर सकती तो बैंकों की कार्रवाई क्यों? एक एप्लीकेशन कुछ नहीं होता। सरफेसी एक्ट में क्या होता है, 2 ही चीज है। मैं भुक्तभोगी हूँ ना, प्रैक्टिकल किया हूँ, बता रहा हूँ। DM के पास चला गया जी, मैं इतना पैसे मांगता हूँ इस आदमी से, इस फर्म से, इस पार्टी से, और उसने क्या करना है, एक संबंध दे देना हमें। जाके आप जाओगे तो आपसे कोई सवाल नहीं, भाई इसका पैसे इसको निपटाओ। आदमी क्या करेगा जी, समय दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। और केस में आप चले जाओ तो 3-3 महीने की तो आपको डेट मिलती है, कई साल लग जाते हैं, तब जाकर के चार्जशीट दाखिल होती है। और ये सरफेसी एक्ट में क्या है भाऊ जी, आप जाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने दे सकते हैं, 1 महीने दे सकते हैं, बस इसके बाद नहीं दे सकते। अब 1 महीने में क्या करेगा आदमी, या तो पैसे लाया फांसी लगा ले, यानी मारने के लिए तो DM ही कह रहा है मर जाओ, पैसे दो, उसको किडनी बेच के दो पैसे। तो मेरे जैसा अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको मैं कहूँगा किडनी लेके अपना चले जाए कि साहब मेरे पास कुछ नहीं है, किडनी निकालो, मेरा बेच दो, भर दो पैसे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वो एक दे देगा, उसके बाद एक फरला आ जाएगा कि जी आपका पोजीशन का नोटिस आ गया, सिंबॉलिक पोजीशन आ गया, ये आ गया, वो हो गया। इतनी फास्ट कार्रवाई। और हम 3 महीने हो गए एप्लीकेशन लगा के बाबूजी, अब तक एक मेरे पास चिट्ठी नहीं लिखी। मैंने क्या उसमें मांग लिया है, ऐसा कुछ तो मांगा ही नहीं, उनसे सोना चांदी मांगा। मैंने सिर्फ ये सिंपल सा सवाल किया है कि आपने जो मुझे रुपए लोन के नाम पे दिए हो, वो असली दिए हो, नकली दिए हो, बस इतनी सी बात है। अब 120 पेज पे साइन करवा सकते हैं मैनेजर हमसे। कागज हमने दिया, असली दिया, सिग्नेचर दिया हमने, असली दिया, फोटो दिया हमने, असली दिया, चेक दिया हमने, असली दिया, सब चीज तो असली दिया ना मैंने। अब आप ये बताइए कि अगर मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने नोट मुझे नकली दे दिया,
डिजिट में दे दिया। तो मैं उस यही चीज उनसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे असली रुपए दिए या नकली दिए। इसमें मैंने कौन सा बम मांग लिया उनसे भाई, क्यों नहीं आ रहा है उनके पास, या कोई उनके पास बना के आएगा, कोई स्पेशल ऑर्डर होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने आरबीआई से भी पूछा, अभी कल ही मेरे पास आया है आरबीआई का जवाब आया है। आरबीआई कहता है कि जी मैं 1934 एक्ट के तहत ही काम कर रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ, ये है पॉइंट नंबर 8, ये आप जरा पढ़ी, मैंने ये पूछा हुआ इसमें। आपके महत्व बैंक फाइनेंस कंपनी द्वारा जिस रुपए से लेन देन किया जा रहा है उस रुपए का धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है, और धातु मानक स्टैंडर्ड का उल्लेख करते हुए रुपए का विधिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। क्या लिखा है इसके जवाब? अब इसका जवाब आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक के दिनों 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। यानी 1934 मांग रहे हैं ना जी। अब 1934 में धारा 26A है, ठीक है साहब, 1934 में 26A है। और 26A कहता है कि हमारा मानक स्टैंडर्ड है चांदी, तो दो मुझे, मेरे बुजुर्गों ने दिया है, तो मैंने अपने घर से थोड़ी लाया है भाई, भारत सोने की चिड़िया थी। और दूसरी चीज आप एक बात बताइए कि अब ये भाई मजदूर है, 8 घंटा ये काम करता है, 8 घंटे में इसको आप 100-200 कह रहे हो, मैं 500 रुपए मान लेता हूँ इसकी दिहाड़ी है। घंटे तो इसने 8 ही लगाए ना, 480 मिनट ही इसने लगाए। अब यही भाई अभी इसके पास पैसा हो, अमेरिका चला जाए, वहां जाएगा तो वहां भी यही कागज का ही नोट मिलेगा, सोना चांदी नहीं मिलेगा। वही 8 घंटा वहां करेगा, 480 मिनट वहां भी काम करेगा, वहां इसको मिलेगा 5000 रुपए, यहाँ तो 500 रुपए मिल रहा है, वहां 5000 मिलेगा। तो आखिर उस कागज और इस कागज में फर्क क्या है तो कागज ही है ना। तो भाई यही मैं समझा रहा हूँ लोगों को, जनता सरकार मोर्चा यही समझा रही है कि भाई अगर आप अब अपना हक ले लोगे तो फायदे में रहोगे। वही 1 रुपए हमारा जो है 4817 रुपए के बराबर आज है, तो है ये राजू मिश्रा और जनता सरकार मोर्चा का दावा है। और मेरे द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है, जनता सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बकायदा कानूनी रूप से किया जा रहा है। मेरे पास मैंने पूरा डाउनलोड कर करके और इन्हीं के साइट से निकाला, चोरी करके नहीं लाया मैंने कोई कागज, जितने दस्तावेज हैं सारे इन्हीं की साइट से निकाला हुआ है। ये और आपको बता दें, इन्हीं की साइट से निकाला हुआ है। आम आदमी भी निकाल सकता है, अगर जागरूक हो जाए ना तो आम आदमी भी निकाल सकता है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसको निकाले पढ़े तब हम। अभी हम जाके बोलेंगे किसी को तो कहेंगे यार आप तो कमाल की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है। और आपको एक बात बताऊं, आपको जो नोट के ऊपर लिखा हुआ है वचन खंड, उसको कहते हैं वचन खंड, जो प्रोमिस करता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सिर्फ इतना ही लिखा है जी। उसको भी इन्होंने बहुत बारीकी से बदला है। आपको बताएं, एक जगह इन्होंने लिख दिया कि आप ये देखिए, आपको दोनों नोट के मैंने कंबाइन फोटो खींच के रखा हुआ है जी। अब इस पे देखिए, ये लिखा हुआ है मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। अब इस पे देखिए क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। यानी ये नोट ये कहता है कि हम डिमांड पे एनी ऑफिस ऑफ इशू, मतलब आरबीआई की ऑफिस क्या है, बैंक है, बैंक ही है। आप किसी भी बैंक में इसको ले जाकर के आप रखोगे तो आपको 10 चांदी के सिक्के मिलने चाहिए, ठीक है। अब ये तो इसका प्रॉमिस है। अब इसका प्रॉमिस क्या कह रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 20 रुपीज एट एनी ऑफिस, और ये निकाल दिया ऑन डिमांड, सामने ही आपके निकाल दिया ना ये। और दूसरा आप देखिए, मजे की बात है, लोगों को समझने के लिए आपको दिखा रहा हूं, मजे की बात आपको बताऊं। अब ये देखिए, ये क्या दे दिया, गारंटीड, यानी इस नोट की गारंटी है, अनगारंटीड नहीं है, ठीक है, वारंटी नहीं इसकी, गारंटीड, गारंटी दे रही है। कौन दे रहा है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, रसिया है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, क्या है। जबकि भारत का 3 नाम है, 3 नाम है भारत का। पहला नाम है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही 3 नाम है। कभी आपने सुना सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं आपने सुना, मेरे को एक दस्तावेज तो दिखाते हो जहां लिखा हो ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जब आते हैं ना, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो उसमें भी तो लिख सकते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पूरा लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। ये क्या, ये तो सिर्फ अंधेरे में रखा गया है, ये अंधेरे में रखने के लिए ये सारे सर्कुलर हैं,
और कुछ नहीं है। रोज सर्कुलर एक जारी कर देगा, आरबीआई को क्या करना है, वो तो है ही। ये सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग व्यवस्था है साहब, आप ये बताइए 75 साल हमें हो गए आजाद होके, 75 साल हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपना रुपए छाप सकें। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही आजाद बैंक का स्थापना कर ली थी, आजाद रुपया बना लिया था। 26 देशों ने उस टाइम भाई साहब 26 देशों ने उसको मान्यता भी दे दी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार की कि सरकार ने उस बैंक को नामो निशान मिटा दिया। आज अगर आप मांगोगे आरबीआई से, मेरे पास एक है बंदा जिसके पास सुभाष चंद्र बोस के बैंक का आजाद बैंक का आजाद रुपया है, आया था, मेरे को दिखाया भी था, मैंने फोटो भी लिया, लेकिन इस मोबाइल में नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? यानी ये जो गावड़ बिल्ले बने हैं ना नेता, बड़े बड़े, उनको कुर्सियां चाहिए, कुर्सी के लिए जो बैठे हैं ना, आप बताइए आप कितने दिन से ये काम कर रहे हो, आप करोड़पति क्यों नहीं बने? बिल्कुल। आप एक बार इलेक्शन लड़ लो, एक बार आप इलेक्शन लड़ लो, जीत हार तो बात की बात है भाई साहब। आप इलेक्शन लड़ दोगे ना, कुछ हो कि ना हो, लेकिन आपके नीचे ओडी गाड़ी जरूर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप उनके नस को पटकना शुरू कर दिए ना, पहले ही आपको वो करेंगे कि भाई ये आगे न आए। और नेताओं के पास ऐसा कोई पेड़ थोड़ी लगा है, बूटा लगा है जाकर के यूं हिलाया पैसे आ गए। जितना फंड मिलता है उसका उनकी जिम्मेवारी है ना पब्लिक में लगाना। अब बताइए कैसे होता है? हमें सरकार बता दे हमें क्या करना है। और हम तो अपना पेमेंट देने के लिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने, जितने भी लोगों ने इंटरव्यू लिया है सबको मैंने कहा है कि भाई मैं पैसे देने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए ही बोलता हूँ कि बैंक हमसे फालतू रुपए लिया है, बैंक हमें जवाब तो दे दे। अगर उसका निकलता है तो आना पाई मैं देने के लिए पाबंद हूँ और उसी टाइम दूंगा। जैसे मेरे पास चिट्ठी आएगी ना उसी टाइम चेक साइन करूंगा मैं। लो भाई खाता तो बैंक में ही है ना मेरा, निकाल लो अपना। और ऐसे कैसे निकाल लोगे बिना मेरे को बताए निकाल लोगे पैसे आप? जो पैसे आपको मुझे दिया है, असली दिया है नकली दिया है। और यही आपके चैनल के माध्यम से मैं और आम लोगों को भी यही कहूंगा, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते आप, बैंक से सवाल तो करो, पूछो तो सही। अगर कोई आवश्यकता है जानकारी की तो हमसे मिलिए, आप हमें फ़ोन कर लीजिए, हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। हम लोन माफ़ कराने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अगर कोई ये कहे कि मैं लोन माफ़ करा ना, लोन रीपेमेंट होगा, कानूनी रूप से होगा और वैध रुपए में होगा। और आपने जो दिया है उसकी भी वसूली करेंगे कानून के हिसाब से अगर आएंगे तो। लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा, राजू मिश्रा नहीं जाकर के लड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा जी। जो भी आप चाहें मेरा नंबर भी सर्कुलेट कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं जी जी। तो साथियों आपने सुना राजू मिश्रा जी ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई हैं कि बैंकों का जो खेल है वो कैसे चल रहा है। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।